नमस्कार। मैं डॉक्टर निमिष ओझा वडोदरा गुजरात से आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच टू डॉक्टर प्रेरक भाई शाह। आपने मुझे आयुलिंक आयुर्वेद द्वारा आयोजित वेबिनार में आमंत्रित किया। वेबिनार में मेरे लिए ये पहला मौका है और मैं गुजराती भाषा में स्पीच देता हूँ और आज मैं पहली बार हिंदी में स्पीच दे रहा हूँ। आजकल अनियमित दिनचर्या से, गलत आहार पद्धति से हार्ट डिसीज, स्किन डिसीज, लिवर डिसीज, बीपी, डायबिटीज, कैंसर जैसे रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, डिप्रेशन, भय, हताशा जैसे कारणों से भी लोग रोगी बन रहे हैं। हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, बीपी, डायबिटीज, कैंसर जैसों में उचित सारवार किया ना जाए तो आगे जाकर जानलेवा हो सकता है। किंतु स्किन डिसीज में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। अगर स्किन डिसीज में उचित सारवार न किया जाए तो रोग आगे जाकर कष्ट साध्य बन जाता है और रोगी को बहुत कष्ट हो जाता है, रोगी हताश हो जाता है। चर्म रोग, त्वक विकार, स्किन डिसीज के लिए आयुर्वेद में कुष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कृष्णाति, त्वमगति, कुष्ठम अर्थात जो त्वचा को विकृत करता है उसे कुष्ठ कहा जाता है। कुष्ठम दीर्घ रोगाणाम अर्थात चर्म रोग चिकित्सा सबसे लंबा समय चलने वाला होता है। इसका मतलब है कुष्ठम दीर्घ रोगाणाम। आज का मुख्य विषय है सोराइसिस के है। हम सोराइसिस के बारे में बात करेंगे। सोराइसिस वो इंग्लिश शब्द है। रोमन साइंटिस्ट सेल्सस परसे ये सोराइसिस नाम रखा गया है। एलोपैथी में सोराइसिस के बारे में देखते हैं। उस स्किन पर फोतरी निकलने के बाद खून के जो छोटे छोटे बूंद दिखाई देता है उसको मेडिकल में ऑस्पिटस साइंस कहते हैं। यह हॉस्पिटल साइंस पर से ही सोराइसिस का निदान होता है। एलोपैथी में सोराइसिस के 5 प्रकार के होते हैं। नेल सोराइसिस, सोराइसिस एरिथ्रोपैथी मतलब कि ये इस प्रकार के सोराइसिस में अपने जो जॉइंट्स होते हैं, एंकल जॉइंट्स है, वो सब जॉइंट्स में उसको इफेक्ट करता है। गट्टे सोराइसिस ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, खास करके जो बच्चों में टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें होता है। पस्चुलर सोराइसिस, इस प्रकार के सोराइसिस में रोगी को बुखार होता है, मतलब फीवर होता है, बर्निंग सेशन मतलब जलन होती है। और सोराइटिक एरिथ्रोडर्मा, ये जो इस प्रकार के सोराइसिस है वो बहुत असह्य है, उसमें खुजली ज़्यादा आती है। अब आयुर्वेद में सोराइसिस को मंडल कुष्ठ, एक कुष्ठ, किटिप कुष्ठ कहते हैं। मंडल कुष्ठ मतलब जो मंडल मतलब गोल गोल चक्कर होते हैं ना, जो शरीर में जो गोल चक्कर बनते हैं इसलिए उसको मंडल कुष्ठ कहते हैं। एलोपैथी में तो 3000 प्रकार के स्किन डिसीज होता है, मगर सोराइसिस आयुर्वेद में सोराइसिस के एक कुष्ठ, तो एक ही प्रकार के कुष्ठ होता है तो उसको एक कुष्ठ बोलता है। तो किटिप कुष्ठ मतलब, किटिप मतलब फोतरी, रूसी, उसको किटिप कुष्ठ बोलते हैं। तो सोराइसिस एक कष्ट साध्य स्किन डिसीज है। अगर चुस्त पथ्य पालन और लंबे समय तक धीरज से उपचार किया जाए तो रोगी अच्छा हो जाता है, फिर से ये रोग नहीं होता। कदाचित लंबे समय के बाद ये रोग दिखाई दे तो पहला जैसा कष्ट साध्य नहीं होता है। संक्षिप्त चिकित्सा से भी रोगी फिर से अच्छा हो जाता है। आयुर्वेद के हर ग्रंथ में कुष्ठ रोग के स्वतंत्र प्रकरण है। कुष्ठ रोग मुख्य 2 प्रकार के हैं, महाकुष्ठ और सूत्र कुष्ठ। महाकुष्ठ में 7 प्रकार के हैं और सूत्र कुष्ठ में 11 प्रकार के हैं। मतलब कि कुल 17 प्रकार के कुष्ठ हुए।
सोराइसिस का समावेश महाकुष्ठ में होता है। और सोराइसिस का कारण देखते हैं। मुख्य कारण, मेन रीजन, विशेषण विरोधिना। आयुर्वेद में कहा गया है कि सोराइसिस का मुख्य कारण है विशेषण विरोधिना, मतलब कि खास करके चर्मरों विरुद्ध आहार करने से होता है। जब पेट में पाचन के वक्त दो विरुद्ध स्वभाव के दो आहार द्रव्य, कोई भी आहार द्रव्य मिक्स होते हैं अथवा पाचन के समय इकट्ठे होते हैं तो ये रोग कारक बनते हैं और पेट में क्षोभ पैदा होते हैं और उससे विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे कि दूध के साथ श्योर फ्रूट, खट्टे फल, सॉल्ट मतलब कि नमक, गुड़ मतलब कि केसरी, फिश मतलब कि मछली, ऑनियन मतलब कि प्याज, दही मतलब कि कर्ड, एग मतलब कि अंडे जैसे लेने से भी सोराइसिस होता है। ये सिर्फ सोराइसिस नहीं होता है, सभी प्रकार के स्किन डिसीज होता है जो विरुद्ध आहार से होता है। अजीर्ण, अजीर्ण में इनडाइजेशन। जो व्यक्ति अजीर्ण से पीड़ित हो, पूर्व आहार का पाचन न हो, अगला जो खाना खाया हो उसका पाचन न होने का बावजूद फिर भी वो आहार का सेवन करे और सेवन करने से ज़्यादा अपचन होता है, मतलब कि पेट में ज़्यादा इनडाइजेशन हो जाता है, पेट अजीर्ण हो जाता है, तो ये रस धातु दूषित होकर सोराइसिस होता है। क्रम विरुद्ध का खाना, इसका मतलब ये है कि मैंने पहले भी बोला है कि गलत आहार पद्धति से भी रोगी हो जाते हैं, रोग बढ़ जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो मतलब कि हम पहले गरम कढ़ी पीते हैं, गरम सूप पीते हैं, बाद में आइसक्रीम, डेजर्ट खाते हैं, तो ये दोनों जो ठंडा और गर्म आहार द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे भी रस धातु दूषित होकर भी पेट में क्षोभ पैदा होते हैं, तो सोराइसिस का डिसीज होता है। कफे कंडु, कफे कंडु का मतलब खुजली का कारण कफ विकार है। आयुर्वेद में तो कहता है कि जहाँ खुजली होती है वहाँ कफ विकार होता है। ज़्यादातर सोराइसिस के सहित ज़्यादातर स्किन डिसीज में खुजली तो होती रहती है। तो ज़्यादा कफवर्धक आहार खाने से भी सोराइसिस होता है, जैसे कि शुगर मतलब कि चीनी, गुड़, कर्ड, भिंडी, बटर, स्वीट, खट्टा फल, सोर फ्रूट और टमाटर, भिंडी, उड़द, ब्लैक ग्राम जो होता है ना, उसका ज़्यादा सेवन करने से भी सोराइसिस होता है। कुछ एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी सोराइसिस हो सकता है। अब चिंता, डिप्रेशन, भय जैसे लक्षणों से भी सोराइसिस होता है। ये कोई भी स्किन डिसीज और सोराइसिस सहित कोई भी स्किन डिसीज हो तो उसमें चिंता, डिप्रेशन, भय से भी उसका मुख्य लक्षण होता है। सिंथेटिक्स फाइबर के कपड़े पहनने से भी सोराइसिस हो सकता है। शीतल पेय का मतलब फ्रिज का ठंडा पानी, गन्ने का रस। टेट्रा पैक में जो मिलने वाला जूस होता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो ओरिजिनल जूस नहीं होता है, उसमें शुगर ज़्यादा होता है, वो पीने से। और शीतल आहार का मतलब ठंडा, मतलब कि सुबह का खाना जो ठंडा होता है और रात को खाना
दूसरे दिन सुबह खाना होता है। वो बासी आहार उसको बासी आहार भी बोल सकते हैं। तो ठंडा और बासी आहार का अधिक सेवन करने से भी सोराइसिस हो सकता है। अब सोराइसिस के लक्षण हम पहले देखते हैं। सोराइसिस के मुख्य लक्षण और प्रथम लक्षण है डैंड्रफ। सोराइसिस के मुख्य और प्रथम लक्षण है डैंड्रफ। बाल की कितनी भी सफाई करो फिर भी डैंड्रफ मिटती नहीं है। बाल धोकर सुखाकर झाड़ने से उसमें वाइट कलर की जो फोतरी उड़ती है, जो वाइट कलर की फोतरी उड़ती है, वो वास्तव में डैंड्रफ सोराइसिस का प्रथम लक्षण है। वैसे फोतरी जैसा कि वैसा होता है कि जो शैम्पू साबु वगैरह का इस्तेमाल करते हो फिर भी डैंड्रफ नहीं मिटते हैं, तो यह सोराइसिस यहाँ दिखाई देता है। सफ़ेद सफ़ेद फोतरी दिखाई देता है। जब तक वाइट कलर की फोतरी संपूर्ण नाश नहीं होता तब तक ये रोग अच्छा नहीं हुआ ऐसा समझना चाहिए। अगर सोराइसिस में उचित सारवार न किया जाए तो सोराइसिस बढ़ते बढ़ते यहाँ सफ़ेद फोतरी निकलती है, सफ़ेद चमकती वो फोतरी दिखाई देता है। फिर आईब्रो के ऊपर, कान के पीछे, इधर और जॉइंट्स में, गले, पेट में, सभी जगह में फैल जाता है धीरे धीरे। और स्किन ड्राई और हार्ड हो जाता है, कट्ठन सूखा हो जाता है। खुजली तो होती रहती है, उस खुजली बहुत आती है। मगर सोराइसिस का एक विशेषता है कि सोराइसिस एकदम घट जाता है और एकदम बढ़ जाता है। ये सोराइसिस की विशेषता है। अब सोराइसिस के उपद्रव, जब रोग की चिकित्सा करने के आलसी होते हैं कि बाद में चलते हैं, अच्छे हो जाएगा, इसमें क्या जल्दी है, तो वो आलसी होते हैं जो चिकित्सक के पास जाते नहीं हैं। रोगी को आर्थिक समस्या होती है, किसी के पास पैसे भी नहीं होते हैं। कब वो जो सैलरी का इंतज़ार करते, सैलरी तब आएगा, कब मेरी चिकित्सा होगी, वो इसके इंतज़ार में होते हैं। तो जब रोगी को नियमित चिकित्सा की मुलाकात नहीं लेनी, जब चिकित्सक बोला है कि 15 दिन की दवाई दे रहे हो तो 15 दिन के बाद आ जाओ, महीने के बाद आ जाओ, तो वो चिकित्सक के पास रेगुलर नहीं जाते। जब रोगी नियमित औषध सेवन नहीं करता है, चुस्त पथ्य पालन नहीं करता है, तो सोराइसिस का उपद्रव बढ़ जाता है। कैसा उपद्रव बढ़ जाता है कि जॉइंट में सूजन हो जाती है, पेन होता है, दर्द खूब होता है और पूरा शरीर में फैल जाता है और सोराइसिस असह्य हो जाता है। और सोराइसिस के ट्रीटमेंट देखते हैं कि रोगी को धीरज से लंबे समय तक चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोराइसिस का लक्षण एक आधा लक्षण खत्म हो गए तो अब कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि अपने आप औषध उपचार बंद कर देते हैं, खाना खाने शुरू कर देता है, पूर्व आहार शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है। रोगी को धीरज से लंबे समय तक चिकित्सा करनी चाहिए। और सोराइसिस में एक प्रकार की औषधियाँ नहीं होती हैं। सोराइसिस के एक प्रकार की औषधियाँ नहीं होती। पंचतिक्त घृत गूगल, कैसोर गूगल, त्रिफला गूगल, कांचनार गूगल, आरोग्यवर्धिनी, मंजष्ठादि गूगल जैसे कई औषधियाँ हैं। हम रोगी जब हमारे पर पेशेंट आते हैं, हमारे पास रोगी आता है, तो हम स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देते कि सोराइसिस है तो यही देना चाहिए, यही नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो हम सोराइसिस के जो रोगी होते हैं उनके प्रवृत्ति दोषा अनुसार औषध उपचार करते हैं। इतना ही नहीं, हम नाड़ी परीक्षा, जीवा परीक्षा, जीभ देखते हैं और पेट की स्थिति, उनको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस ट्रबल है या कुछ और तकलीफ है। और कुछ प्रश्न तरीके थे कि बचपन में आपको पेट में कीड़े था, कुर्मी थे, कोई डिसीज हुआ था जैसे कि टाइफॉइड है, और उसके साथ डायबिटीज भी है, बीपी है,
कोलेस्ट्रॉल है, कोई अन्य रोग है, उसके उसके इतने सब प्रश्नोत्तरी करने के बाद हम औषध के चयन करते हैं और डाइट चार्ट बनाते हैं। जब पेशेंट को 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आना होता है, तब फिर से हम नाड़ी परीक्षा, फिर से हम जीवा परीक्षा, पेट की स्थिति, मतलब कि जब प्रश्नोत्तरी करते हैं तो उसके आधार से फिर औषध का चयन करते हैं। ऐसे करते करते हम रोगी की चिकित्सा करते हैं। धीरे धीरे रोगी अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए रोगी को धीरज रखना पड़ता है। अगर रोग खूब बढ़ गया हो तो कष्ट साध्य हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो पंचकर्म निष्णात जो होता है, पंचकर्म एक्सपर्ट आयुर्वेद में, उसके सलाह अनुसार पंचकर्म करवाना चाहिए, तभी रोग ठीक हो जाते हैं। जब सोराइसिस होता है तब पेशेंट को खूब धीरज रखना पड़ता है। अब डाइट चार्ट तो पहले महत्व के है। जैसे औषध उपचार महत्व है, इतना ही डाइट चार्ट महत्व होता है। अगर परहेज ना रखो, चुस्त पथ्य पालन न रखो, तो औषध की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर चुस्त पथ्य पालन करो तो औषध की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप एक दो बार दवाई लेना भूल जाए तो चलेगा, मगर खाने पीने में कोई छूटछाट नहीं होनी चाहिए। जो डाइट चार्ट देते हैं उसी करना पड़ेगा। तो डाइट चार्ट को अनुसरना पड़ेगा। सबसे पहले रोगी को गुड़ और शक्कर से बने पदार्थ बंद कर देना चाहिए। किसी प्रकार के मधुर पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आइसक्रीम भी आ गया है, जेली भी आ गया है, स्वीट्स भी आ गया है, कोई भी मधुर पदार्थ उसका सेवन ही नहीं करना चाहिए। ये सेवन बंद करने से क्या खुजली कम हो जाती है, धीरे खुजली बंद हो जाती, धीरे धीरे खुजली चली जाती है। और सभी प्रकार के फल बंद, नो फ्रूट्स, ये मेरा निजी अनुभव है। कुछ चिकित्सक तो फल खाने के भी कहते हैं, मगर मैं फ्रूट खाने को नहीं कहता। फ्रूट तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रूट वो कुदरती रीते राइप मतलब पका हुआ नहीं होता है, उसमें इंजेक्शन देके जबरन पका देते हैं। इसलिए वो मैं फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करा देता। और केले है, चीकू है, आम है, वो मधुर फ्रूट होता है और वो मीठे फ्रूट होता है। वो भी इसलिए उसका सेवन करना नहीं चाहिए। कर्ड, बटर, स्वीट्स, सभी प्रकार का मिठाई बंद कर देना चाहिए। कर्ड के बने वस्तु जैसे छाछ, कढ़ी, वो सब बंद कर देना चाहिए। मक्खन भी बंद कर देना चाहिए। सभी प्रकार के बाजारू आहार भी बंद कर देना चाहिए। बाजारू आहार जो मिलता है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए होता है। उसमें नमक ज़्यादा होता है और तीखा आहार द्रव्य भी ज़्यादा डालते हैं। तो स्वाभाविक है कि उसके सोराइसिस नहीं, सभी रोग बढ़ जाते हैं। तो बाजारू आहार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उड़द, भिंडी, टमाटो, तिल, मूंगफली, गार्लिक मतलब लहसुन, ओनियन भी नहीं खाना चाहिए। और जो आजकल साबु जो मिल रहे हैं वो केमिकल वाला होता है, तो उसका इस्तेमाल भी नहाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर साबु का इस्तेमाल करना है तो पियर सोप, नीम सोप, कोई भी हर्बल सोप के इस्तेमाल करना चाहिए।
इस्तेमाल करना चाहिए और खाने में नमक कम करना चाहिए। जो खाने में नमक जैसे करें, आज लोग तो क्या खाने को टेस्टी बनाते हैं, तो खाने में तो नमक डालते हैं, फिर खाना बने जाने के बाद ऊपर से नमक डालते हैं, तो वो गलत है। हमारे मानव शरीर में 2 ग्राम नमक की ज़रूरत है, उसके ज़्यादा नहीं। उसके ज़्यादा नमक लेने से हमारे शरीर में कुछ रोग पैदा हो जाते हैं, तो नमक का कम कर देना चाहिए। अंत में मैं इतना कहूँगा कि चुस्त पथ्य पालन और दीर्घकाल तक योग्य उपचार किया जाए तो रोगी अच्छा हो जाते हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे रोगी को पता चला है कि उनको स्किन डिसीज है, तो तुरंत आयुर्वेद चिकित्सा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जितने जल्दी चिकित्सा शुरू हो जाए उतना जल्दी रोगी अच्छे हो जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सकते हो जाते हैं। आजकल तो क्या है कि कोई भी रोग हो, पहले एलोपैथी वाले के पास जाते हैं, होम्योपैथी वाले के पास जाते हैं, नेचुरोपैथी वाले के पास जाना चाहिए, मगर जो रोग के जड़ तक जाना चाहिए वो वही चिकित्सा सिर्फ आयुर्वेद में है। तो एक्ने से मतलब खिल से लुकोडर्मा तक जो भी स्किन डिसीज है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा करना चाहिए। जितना जल्दी आयुर्वेद चिकित्सा करोगे उतना ही जल्दी आप अच्छे और स्वस्थ हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।